जय हिंद। आप देख रहे हैं ES स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाइट एडेप्टेशन इन वर्ड्स। तो पक्षियाँ जो है उड़ती कैसे हैं, बेसिकली मुद्दा यही है। फ्लाइट एडेप्टेशन वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पक्षी को, वर्ड्स को, क्लास एविस के जितने भी एनिमल्स है सबको उड़ने में हेल्प करती है। हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं, सारी चीज़ों का समझते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ वर्ड्स। बिना बकवास किए सीधी बात नो बकवास वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इनमें कुछ बेसिक्स सा मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद में मेन मुद्दे टॉपिक पे आऊँगा। ओके, तो सबसे पहले बेसिक जानिए, ये फ्लाइट एडेप्टेशन होता क्या है। अगर एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए फ्लाइट एडेप्टेशन वाला, सबसे पहले तो आप एडेप्टेशन का वर्ड मीनिंग दीजिएगा, उसके बाद फ्लाइट एडेप्टेशन का डेफिनेशन दीजिएगा। तो ये ज़रूरी है। तो एडेप्टेशन तो आप समझते ही हैं, किसी भी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसके अकॉर्डिंग बना लेना, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बचपन से पता होगी, 11th क्लास 10 इस समय पढ़ी होगी आपने। हम लोग बेसिकली करते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन के बारे में पढ़ते। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वर्ड मीनिंग वगैरह अपने से लिख सकते हैं आप लोग। तो द फ्लाइट इज़ अ स्पॉन्टेनियस एक्शन, ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस एक्शन है, ठीक है। ये एक तरह का एडेप्टेशन है जो कि सिर्फ वर्ड्स क्लास एविस में ही पाया जाता है। और इन लोग का उड़ते आपने बहुत देखा होगा, अपने आसपास बहुत सारी पक्षियों को आपने देखा होगा। स्पॉन्टेनियस का जो मतलब होता है काफ़ी सिंपल होता है। इनमें यह जो एबिलिटी है, एडेप्टेशन है, पूरी तरीके से नेचुरल है और ये प्लान करके नहीं उड़ते हैं। जब इनको उड़ना होता है ये उड़ लेते हैं। जैसे कि हम इधर से ढेला मारे तो पक्षी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ लेगा। तो वो प्लान करके थोड़ी बैठा था कि इधर से सर आएंगे ढेला मारेंगे तब उड़ेंगे, नहीं ना। तो ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस एक्शन है, नेचुरल है और वेल प्लान नहीं होता है, कभी भी ये उड़ सकते हैं। वर्ड इज़ अ फ्लाइंग मशीन, जस्ट लाइक हमारा जो एरोप्लेन का मैकेनिज़्म उड़ने का, हमारा जो हवाई जहाज़ उड़ता है वो भी तो उड़ता है, लेकिन वो नॉन लिविंग है। तो फुल्ली उसी मैकेनिज़्म पे, फ्लाइंग के मैकेनिज़्म पे भी एरोप्लेन उड़ता है। देखिए, और इसकी पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाइंग जो उड़ने की कला है, फ्लाइंग मैकेनिज़्म की पढ़ाई को हम लोग यहाँ पर करते हैं एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मोशन ऑफ एयर। एयर में मोशन करने की साइंस को हम लोग एरोडायनेमिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि वर्ड्स में बहुत ख़ास इनको बनाती है और सबसे इनको अलग बनाती है, और कहीं ना कहीं इसी कारण की वजह से ये अपना ऐसा एडेप्टेशन कर पाएँ। एडेप्टेशन देखो भाई, नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं, इसमें सालों लगे होंगे एडेप्टेशन इवोल्यूशन होते होते तब ये सारा प्रोसेस बना है। तो एडेप्टेशन एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय से इनके अंदर ये एडेप्टेशन आया है वर्ड्स के अंदर। अब वही एडेप्टेशन क्या क्या आया है वो देखते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये इवोल्यूशन इनका कैसे हुआ और इनमें ये सारी जो विंग्स वगैरह है कैसे बनी, सारे बॉडी पार्ट्स कैसे डेवलप हुआ। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है एडेप्टेशन है, बॉडी के वो कौन से पार्ट्स हैं जो उड़ने में मदद करते हैं। देखिए, बॉडी एक्सिस, थर्ड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। बॉडी एक्सिस इज शॉर्टन एंड स्ट्रीमलाइन, बॉडी इज परफेक्टली बैलेंस विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इनकी बॉडी में सेंट्रलाइजेशन पाया जाता है। सेंट्रलाइजेशन कहने के बाद, सेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब होता है इनकी बॉडी में जितने भी वेट वाले ऑर्गन्स होंगे, जितने भी भारी भारी ऑर्गन्स होंगे, वो सेंटर रीजन में पाए जाएंगे। मुंडी इनका हल्का होता है, पूंछ इनका हल्का होता है, और सेंट्रलाइज, इनका बॉडी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। इसी कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण इनका जो उड़ने में इनको मदद मिलती है, इनकी विंग्स इनको सपोर्ट करती है और ये उड़ पाते हैं, ठीक है। और इनका बॉडी जो होता है, बॉडी एक्सेस इज शॉर्टेंड एंड स्ट्रीमलाइंड। इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है एकदम स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड कहने का मतलब होता है, देखिए, बीच का जो बॉडी होगा वो ब्रॉड होगा एंड फ्लैट होगा। जैसे कि मैं ये कोई बनाता हूँ, जैसे कि ये कोई पक्षी का मुंडी है, ठीक है, ये गर्दन है, उसके बाद ये बॉडी है। बॉडी इसका नाम बीच में फ्लैट होता है, ठीक है। इस तरीके से सामने से देखेंगे तब,
ठीक है, नीचे से नहीं देखना है, सामने से। तो फ्लैट होता है। और पीछे वाला आगे वाला दोनों, ये पूंछ बना देता हूँ इधर, आगे वाला पीछे वाला दोनों जो पॉइंट होता है टैपरिंग टाइप का होता है। टैपरिंग कहने का मतलब हल्का होता है, नैरो होता है, नैरो मतलब पतला। तो इनकी इस तरह की बॉडी की जो बनावटें होती है, आगे वाला टैपरिंग, पीछे वाला टैपरिंग, बीच में ब्रॉड फ्लैट टाइप का बॉडीज देखा जाता है। और यही कारण बनता है इन लोगों को उड़ने में मदद करता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट और कर करके। इनके अंदर जो टीथ होती है अब्सेंट होती है। मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक वाले वीडियोस में भी पढ़ाया था आपको, क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में भी पढ़ाया था। तो पक्षियाँ में दांत नहीं पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। तो बीक्स पाई जाती है जो कि काफ़ी हल्की होती है। तो ये भी बॉडी वेट को कमाती है। और टीथ का काम देखो, अगर अभी पक्षी में टीथ नहीं है तो ये खाना कैसे काटते होंगे? खाना काटना चाहिए ना, मिक्सिंग तो होना चाहिए, तभी तो पचेगा खाना। हम लोग खाना खाते हैं तो टीथ से चबा चबा के पेट में जाता है। अब इनके अंदर तो टीथ नहीं है, चोंच से ऐसे निगल लिए, खाना पचेगा कैसे भाई? तो इनके अंदर टीथ का जो काम हम लोग में करता है वही वाला काम पक्षी में कर देता है गिजार्ड। गिजार्ड में स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इस तरीके का पाउच लाइक होता है स्ट्रक्चर, उसमें इस तरीके का स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, नोकीले टाइप का। अब यही खाना जब यहाँ पर पहुँचता है, ये सब स्टोन उसको कुतर देता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में मिक्सर की तरह मिक्स कर देता है। घर में आपके मिक्सर होता है ना, वही वाला काम यहाँ पर कर देता है, खाना को मिक्स कर देता है, फिर आगे चल के डाइजेशन होता है और फिर लोकल अपर्चर से वो निकाल देता है। ठीक है, इस तरीके का काम होता है। तो ये भी एक कारण होता है। इनका जो टेल्स है उसमें फीदर्स पाया जाता है। टेल्स ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा बेचारा का टेल्स होता है, इससे भी बॉडी वेट कम जाता है। टेल्स पे फीदर्स पाई जाती है, जो कि फीदर्स का भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फंक्शन है, हेल्प करती है उड़ने में। फीदर्स का देखिए क्या क्या फंक्शन है। टेल पे जो फीदर्स पाई जाती है उसको रेक्ट्राइसिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टेल फीदर्स बोलो या रेक्ट्राइसिस बोलो, बात एक ही है। तो टेल फीदर्स पे जो पाई जाती है वो स्टीयरिंग की काम करती है। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में स्टीयरिंग लगी होती है ना, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना, ऐसे करके स्टीयरिंग से घुमा देते हैं। ठीक है, तो वही वाला काम वर्ड्स में ये जो टेल्स पे इनके फीदर्स लगा हुआ होता है वो कर देता है, स्टीयरिंग वाला काम कर देता है। और यही टेल फीदर्स को रेक्ट्राइसिस भी लिख सकते हैं। तो यही रेक्ट्राइसिस जो है फ्लाइट को चेक करता है, हाँ फ्लाइट सही है, इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, तो फ्लाइट का चेक करने का भी काम इनका ही है। और बैलेंस भी प्रदान करता है बॉडी को। देखिए पर्सिंग जो होता है, पर्सिंग समझते हो ना, जब ये कोई, और लास्ट में बॉडी को बैलेंस करता है, काउंटर बैलेंस इन पर्सिंग। जब ये कोई पक्षी को देखे होंगे आपने, तार पे बैठेगा या फिर कहीं और पे बांस पे बैठ गया, कहीं लकड़ी पेड़ पे बैठा, तो वो पर्सिंग मैकेनिज्म शो करता है। सारा अपना चारों जितना भी अंगुली होता है ऐसे जकड़ लेता है, जिस पे भी बैठेगा, तार पे बैठेगा, पूरा उसका अंगुली तार पे ऐसे जकड़ लेगा चारों। तो वो वाला जो मैकेनिज्म होता है वो भी इसी टेल फीदर्स में हेल्प करता है। और एक तरह का ये भी कह सकते हैं, ये भी जो है ना फीचर्स उड़ने में कहीं ना कहीं मदद ज़रूर करता है। ठीक है, कैसे करता है आगे हम आपको समझाएंगे, पूरा मैकेनिज़्म आपको समझाएंगे। अब देखिए इनका बॉडी मैंने बताया बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 ग्राम। आपने कभी उठा के देखना किसी भी को। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो बॉडी होती है काफ़ी लाइटनेस देखने को मिलती है, हल्की बॉडीज़ होती है जनरली। पक्षी को अपने हाथ में उठा के देखना, ठीक है, बहुत हल्की होती है यार। ठीक है, और इनकी बॉडी में रिजिडिटी प्रेजेंट होती है। हल्की है इसका मतलब ये नहीं कि रिजिडिटी नहीं है, रिजिडिटी प्रेजेंट होती है। सस्टेन्ड पावर, इफेक्टिव डाइजेशंस। अब इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। डाइजेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है DIGESN, इसको डाइजेशन पढ़ना। तो इनकी डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और जिससे इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और भी चीज़ें इनको प्रदान होती है। एनर्जी मिलेगी तो फिर एनर्जी का यूज़ इन लोग फ्लाइंग मैकेनिज़्म उड़ने में कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अब समझते हैं। देखिए वर्ड्स 4 तरीके से उड़ते हैं, इनके 4 मोड है फ्लाई करने के। 4 मोड्स ऑफ फ्लाइट, ग्लाइडिंग या स्किमिंग तरीके से ये उड़ सकते हैं, सेलिंग या शोरिंग करके ये उड़ सकते हैं, फ्लैपिंग टाइप ऑफ फ्लाइट ले सकते हैं,
ह्यूवरिंग टाइप ऑफ फ्लाइट ले सकते हैं। ये तो 4 मोड है फ्लाइट करने के, ठीक है, बर्ड में पाई जाती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये जितनी भी चीज़ें मैंने कही ना, ये बेसिक चीज़ें थी, पता होना चाहिए। अब इसी बेसिक चीज़ों को हम लोग अब एलाबोरेट करके थोड़ा सा डिस्कस करके अच्छे से समझते हैं। जैसे कि देखो, यंग अपने समय के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1958 में कहा था बर्ड्स जितने भी हैं, क्लास एविस के जितने भी एनिमल्स हैं, वो मास्टर ऑफ एयर्स है। जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं, ठीक है, उड़ने वाले, सिर्फ ये नहीं कि शुतुरमुर्ग वगैरह को गिन लिया, नहीं, उड़ने वाले पक्षी को इन्होंने क्या कह दिया, मास्टर ऑफ एयर्स, ठीक है। मास्टर ऑफ एयर्स मतलब मास्टर नहीं एयर्स के, पूरा उड़ते, आराम से उड़ते हैं, समझ ही रहे होंगे मास्टर ऑफ एयर्स क्यों कहा, क्योंकि ये उड़ने वाले हैं और एकमात्र ऐसे जीव हैं धरती पर जो उड़ सकते हैं। वर्ड्स आर अडेप्टेड एरियल मोड ऑफ लाइफ। अब वर्ड्स आर अडेप्टेड एरियल मोड ऑफ लाइफ। वर्ड्स का जो अडेप्टेशन है एक समय में नहीं हुआ है, एक दिन का ये काम नहीं है, ये प्रोसेस काफ़ी पुराना है, काफ़ी लंबे समय से हुआ है। इसका नाता इवोल्यूशन से है, ठीक है। वर्ड का इवोल्यूशन होते गया, धीरे धीरे इनमें पंख वगैरह का निर्माण होते गया, ठीक है। आपको मैं बता दूं, वर्ड का जो इवोल्यूशन है किन से हुआ है, तो बोलेंगे रेप्टाइल से हुआ है, आर्क्योपिटेरिक से हुआ है। इसका भी मैंने वीडियो बना दिया था, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, देख लीजिएगा जाके, वन ऑफ द मोस्ट विविया टॉपिक है वो भी। तो इनका भी मैंने वीडियो बना दिया था जाके, कैसे इवोल्यूशन हुआ है वर्ड्स का, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ड का जो इवोल्यूशन है वो रेप्टाइल से हुआ है और धीरे धीरे पंख वगैरह बनने लगे हैं, रेप्टाइल से आगे चल के वर्ड्स बने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हुई है, जिससे कि देखिए आगे हम लोग समझते हैं एडेप्टेशन, मेन टॉपिक आज का। इनके मेन टॉपिक को समझने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेंगे। सबसे पहले वर्ड के एनाटॉमी को देखेंगे। एनाटॉमी होता है बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एनाटॉमी। तो सबसे पहले इनके बॉडी को ओवरव्यू लेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर बॉडी पे है जो कि इनको उड़ने में मदद कर रही है। तो एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कुछ इनके पॉइंट्स, एम्ब्रायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कुछ इनके पॉइंट्स जो कि उड़ने में मदद कर रहे हैं, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी टाइप ऑफ सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले बॉडी के शेप पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनके बॉडी सेंट्रलाइज्ड होती है। आगे वाला हेड वाला रीजन टैपरिंग होता है, टेल वाला रीजन टैपरिंग होता है, शॉर्ट एंड नैरो होता है, और बीच में जो होता है वो ब्रॉड होता है एंड फ्लैट होता है, और वहीं पे सारी ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है। जो डॉर्सल रीजन है, डॉर्सल रीजन में ज़्यादा हल्की हल्की चीज़ें पाई जाएगी, बॉडी ऑर्गन्स, एंड वेंट्रल रीजन में जितनी भी भारी भारी चीज़ें हैं बॉडी की, लंग्स वगैरह, सभी वेंट्रल रीजन यानी नीचे वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, ओके। तो इस तरीके से इनका बॉडी रहता है। तो बॉडी का सबसे पहले शेप देखते हैं। तो परफेक्टली स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप बॉडी। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, बर्ड्स का, क्लास एविस का जितने भी एनिमल्स हैं उनमें बॉडीज़ जो पाई जाएगी वो स्पिंडल शेप पाई जाएगी। और स्पिंडल शेप बॉडी याद करो, मैंने एक और क्लास में पढ़ाया था, क्लास रेप्टिलिया या क्लास स्पाइसिस में, हाँ। तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था जितनी भी फिश है उनकी भी बॉडी स्पिंडल टाइप की, जितनी भी फिश थी उनकी भी बॉडी स्पिंडल टाइप की थी और उनको पानी में तैरने में हेल्पिंग कर रही थी। अभी इनका भी बॉडी जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास वर्ड्स का, उनका भी बॉडी स्पिंडल टाइप का, और इनको हवा को ऐसे चीर के उड़ने में हेल्प करती है। देखो परफेक्टली स्ट्रीमलाइंड, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या होता है, आगे में टेपरिंग होता है, पीछे में टेपरिंग, बीच में फ्लैट होता है, ओके, इस तरीके से होता है। और ये जो इनका इस तरह का बॉडी होता है, परफेक्टली स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है, स्पिंडल शेप बॉडी होता है, वो इनको मिनिमम रेजिस्टेंस करता है टू द विंड, जिससे ये विंड को उड़ पाते हैं, विंड की चीर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद टीथ इनमें एब्सेंट होती है, बीक इनमें प्रेजेंट होती है। टीथ एब्सेंट है इसलिए इनका बॉडी थोड़ा हल्का है। टीथ रहता तो जॉ भी रहता, जॉ रहता तो बॉडी थोड़ा हल्का हो जाता। तो इनका जो ये आगे वाला पार्ट है, माउथ वाला पार्ट, वो टेपरिंग ना रह करके वो भारी हो जाता, तो फिर दिक्कतें हो जाती उड़ने में, फिर दिक्कत हो आने लगती, नहीं उड़ पाते ये लोग।
तो ये एडेप्टेशन जो हुआ है जितने भी, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट, तो ये एक बहुत बड़ा एडेप्टेशन है। टीथ ना हो करके वर्ड में क्या पाया जाता है, वो विक्स पाया जाता है, चोंच पाया जाता है, जो कि काफ़ी हल्का होता है देखा जाए तो, और उड़ने में हेल्प करता है। अब देखिए इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे गिजार्ड पाया जाता है, और ये टीथ वाला काम कर देता है मिक्सर की तरह। The gastrointestinal tract of an avian is unique in comparison to those of mammals. It contains an intestinal tract that is shorter than that of mammals. The digestive tract begins with the mouth. Chickens don't have teeth or jaw muscles. Instead, they use a lightweight beak to swallow food particles whole. These particles are later broken down by the ventriculus or the gizzard, which is located within the body cavity. इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वहाँ पे एक गिजार्ड टाइप ऑफ पोस्ट पाया जाता है, और जिसमें स्टोन्स पाई जाती है, और वो मिक्सर के काम करता है, मतलब जो भी खाना खाते हैं उसको मिक्स करता है, बाद में जाके वही डाइजेशन में होता है। तो इनके एलिमेंट्री कैनाल में गिजार्ड पाई जाती है। अब इनका जो हेड होता है, मैंने बोला टेपरिंग होता है। कैसा होता है टेपरिंग, मतलब नैरो होगा और स्मॉल होगा, ठीक है। तो इनका हेड जो होता है स्मॉल होता है, नेक थोड़ा लार्ज होता है, और नेक लार्ज होता है जो कि हेल्प करता है। गर्दन वगैरह फ्लेक्सिबल इनका होता है, हेड भी मोबाइल होता है। इनका हेड, गर्दन सब फ्लेक्सिबल होता है, और जो कि हल्का भी होता है और उड़ने में मदद करता है। तो इनका बॉडी सबसे बड़ा फीचर, अगर आपसे कोई पूछा जाए ना कि वर्ड में एक ऐसा एडेप्टेशन बताओ जिसकी मदद से वर्ड उड़ पा रहा है, तो आप बोलिएगा इनका बॉडी बहुत हल्का होता है। इनकी हड्डियाँ खोखली होती है। किस तरह की हड्डियाँ होगी, वो न्यूमेटिक बोन्स उनमें पाई जाती है। न्यूमेटिक बोन्स लाइट वेट बोन्स होती है, हल्की हड्डियाँ होती है, और ये लार्ज बोन्स होती है, और इनमें बोन मैरो एब्सेंट होता है। बोन मैरो एब्सेंट होने के कारण इनकी जो हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ खोखली हो जाती है, होलो हड्डियाँ होती है, बीच में एयर सैक प्रेजेंट हो जाता है। इनके बोन मैरो में एयर सैक भर जाता है। अब एयर सैक भर जाएगा तो ये एयर सैक फिर बाद में मदद करता है फ्लाई करने में। तो देख पा रहे होंगे न्यूमेटिक बोन का कितना ज़्यादा रोल है। न्यूमेटिक बोन में सबसे पहले लाइट वेट बोन होती है और बहुत हल्की होती है, होलो होती है, लॉन्ग बोन होती है बॉडी का सबसे लंबा बोन होगा वर्ड्स के, और उनमें बोन मैरो एब्सेंट होगी। बोन मैरो एब्सेंट होने के कारण वहाँ पे जो खाली जगह है हड्डी में, वहाँ पे एयर भर जाती है, और इसी एयर को फिर उड़ने के मैकेनिज्म में ये एयर हेल्प करता है। ओके, आगे देखते हैं। इनका जो टेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, शॉर्ट टेल होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया टैपरिंग होता है, ठीक है। टेल टैपरिंग होता है, और उनमें फीदर्स पाई जाती है। उस फीदर्स को, टेल पे जो फीदर्स पाई जाती है उसको रेट्रैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, रेक्ट्राइसिस। तो ये रेक्ट्राइसिस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया इसके बारे में। सीरीज ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लाइट रेक्ट्राइसिस प्रेजेंट होता है, स्टीयरिंग करने में मदद करता है, फ्लाइट को चेक करने में मदद करता है। ऊपर अभी डिस्कस करा था हमने इस बात को। आगे देखिए, इनमें बाइपीडल लोकोमोशन पाई जाती है। बाइपीडल मतलब, बाई मतलब होता है दो, पीडल मतलब होता है पैर, तो इनमें दो पैर पाई जाती है। पक्षी के आप दो पैर देखे होंगे, ठीक है, दो ही पैर देखे होंगे हम लोग का जैसा, हम लोग का भी तो दो ही है। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियोस में एक चीज़ें बताई थी, इनमें बाइपीडल ही क्यों होता है, बाइपीडल ही क्यों होता है आप बताओ। तो आप बोलेंगे इनका जो फोर लिम्स था, आगे वाला लिम्स था, जैसे हम लोग का जो हाथ है, हम लोग का हाथ अगर पंख में तब्दील हो जाए तो क्या बोलेंगे, विंग्स बन जाएगा। वही वाला होता है इन लोग में भी। बर्ड में फोर लिम्स आगे चल के क्या होता है, तब्दील हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। जैसे अडल्ट में आते हैं ये लोग तो विंग्स बना लेता है, और वही विंग्स उड़ने में हेल्प करता है। तो इनका बाइपीडल होता है लोकोमोशन। ये बाइपीडल अपने दो जो पीछे वाला हिंड लिम्स था उसकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर लिम्ब तो इनका विंग्स बन गया। ओके, इंट्यूगमेंट्स मतलब होता है स्किन। इनके बॉडी के स्किन जो होता है वो भी इनको उड़ने में मदद करती है। तो इंट्यूगमेंट्स कैसे मदद करती है, देखिए इनका जो स्किन होगा काफ़ी लूज होगा, आप जरा सा छू के देखिएगा,
कभी पक्षी को छूने का मौका मिले तोता को तो छू कर देखिएगा, काफ़ी लूज टाइप ऑफ स्किन देखी जाती है जो कि फ्लाइट करने के लिए बहुत बेहतर है। अगर टाइट स्किन होती है ना यार तो फ्लाइट करने में दिक्कतें आती, तो लूज स्किन इनकी पाई जाती है। और लूज स्किन का देखो फ़ायदा क्या है, हेल्प्स इन एक्सटेंसिव मूवमेंट ऑफ स्केलेटन मस्कुलेचर। जब इनके बॉडी में ये उड़े, देखो जब ये मूवमेंट करेगा, कोई भी बर्ड उड़ेगा तो बहुत ही एक्सटेंसिव उड़ेगा, उनका बॉडी का सारा पार्ट्स मसल्स इस बॉडी इस फ्लाइंग मैकेनिज्म में हिस्सा ले रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा बॉडी का हिस्सा ले रहा होगा, ये कैसे ले पा रहा है, लूज स्किन है तभी ले पा रहा है। इस लाइन से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी बात है, बर्ड उड़ता है, फ्लाई करता है, और फ्लाई करता है तो क्या उसका सिर्फ पंख ही साथ देता है उड़ने में? आप बोलेंगे नहीं, उनका सारा बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होता है, ठीक है, सारा बॉडी पार्ट्स हेल्प करता है उड़ने में। जैसे कि इनका जो एक्सटेंसिव मूवमेंट ऑफ स्केलेटन मसल्स इनके जो होते हैं, मसल्स उनमें एक्सटेंसिव मूवमेंट पाई जाती है, और एक्सटेंसिव मूवमेंट ये बस इसलिए कर पा रहे होते हैं क्योंकि इनकी जो इंटीगुमेंट से उनका जो स्किन है वो काफ़ी लूज है। टाइट होता तो एक्सटेंसिव मूवमेंट नहीं कर पाते, और एक्सटेंसिव मूवमेंट मसल्स के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर नहीं अगर होता तो फिर उड़ने में बहुत दिक्कतें आती। तो इंटीगुमेंट्स में याद रखिएगा, ये भी मेन पॉइंट है। अब देखिए लार्ज मसल्स ऑफ फ्लाइट, बॉडी में लार्ज मसल्स ऑफ फ्लाइट पाई जाती है। बॉडी में कुछ ऐसे मसल्स पाए जाते हैं जो कि फ्लाइट के लिए बने होते हैं, फ्लाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट वाले रीजन, जो पक्षी होते हैं उनका जो ब्रेस्ट वाला रीजन होता है वहाँ पे मतलब सेंट्रलाइज्ड होता है, बीचों बीच प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात ये लिखेंगे कि बीचों बीच प्रेजेंट होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। और टोटल बॉडी वेट का 1/6 वेट उसके ब्रेस्ट पे पास होता है, ठीक है। पूरे बर्ड का 1/6 वेट जो होता है उनके ब्रेस्ट का होता है, और काफ़ी बीचों बीच होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, और सेंट्रलाइज्ड है तभी उड़ पा रहा है ये लोग। इनका जो विंग्स है, इनका विंग्स एक तरह का बॉडी पार्ट्स का बॉडी ऑर्गन से विंग्स जो है। अब इनके विंग्स का जो मैकेनिज्म है देखिए, विंग्स में 2 मेजर मसल्स पाई जाती है, विंग्स में 2 मेजर मसल्स पाई जाती है। कौन? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर जो होता है, पंख को अगर नीचे झुकाना हो, लोअर करना हो, तो वो यहाँ पर ये मदद कर देता है। पेक्टोरलिस माइनर ये क्या कर देता है, पंख को अगर रेज करना हो, ऊपर उठाना हो, ठीक है, ऊपर नीचे करना हो, तो ये ऊपर करने के काम आता है माइनर वाला। मेजर वाला काम करता है लोअर मतलब नीचे करने के लिए, माइनर वाला काम करता है ऊपर करने के लिए। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर माइनर लिखा है तो छोटा नहीं समझ लेना, ये छोटा चीज़ बड़ा काम करता है, ऊपर करता है, और ये बड़ा छोटा काम करता है, लोअर करता है, ठीक है। अब देखिए इनके ब्रेस्ट में कील पाई जाती है। स्टेरेनम जो होता है फर्दर मॉडिफाई हो जाता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। इनके स्टेरेनम में कील पाई जाती है, वही वाला वी शेप्ड बोन। तो वो जो कील पाई जाती है वो मेन फंक्शन उसका यही होता है उड़ने के लिए, तो वो भी बॉडी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और स्टेरेनम को क्या कहते हैं? स्टेरेनम को ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट बोन मतलब ब्रेस्ट में जो हड्डियां पाई जाती है उसी को स्टेरेनम कहते हैं। तो इनके ब्रेस्ट में के अंदर झांक के देखेंगे ना तो एक स्टेरेनम पाया जाएगा, और वही स्टेरेनम फिर कील में मॉडिफाई हो जाता है, और वही कील क्या करता है, ऐसा क्या होता है कि इस कील उड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन तो बनता होगा ना आपके दिमाग में, कैसे, ऐसा इसमें क्या है कि ये उड़ने में हेल्प कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इनके मैकेनिज्म को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक सी चीज़ें याद रखना, कील स्टेरेनम का ही मॉडिफिकेशन होता है, और स्टेरेनम को ब्रेस्ट बोन कहते हैं, मतलब ब्रेस्ट वाले रीजन में जो हड्डियाँ प्रेजेंट होती है उसी को स्टेरेनम बोलते हैं, और वही फर्दर कील बनाता है। और ये कील जो होता है वी शेप्ड होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये वी शेप्ड होता है, और इससे दोनों मसल्स जुड़ी हुई होती है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, ये दोनों जुड़ी हुई होती है, ठीक है।
वी शेप्ड बोलते हैं, और इसको हम लोग वी शेप्ड बोन का दूसरा नाम भी है फ्रूकुला भी इसको कहा जाता है। तो ये तो काफ़ी बार डिस्कस किया है, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है इनके बारे में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे कि देखिए कुछ चीज़ें, मेजर टो मसल्स के नाम याद रखने हैं, पेक्टोरलिस एंड कैरकोइड। ये दो मसल्स होते हैं जो कि यहाँ पर वी शेप्ड बोन से जुड़े हुए होते हैं, और ये वी शेप्ड बोन जुड़े हुए होते हैं, मतलब अटैचमेंट होता है, देख रहे हो, दोनों इधर से जुड़ रहा है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों मसल्स का। अब देखिए यहाँ पर इसी पिक्चर को थोड़ा सा एलाबोरेटली करके मैंने समझाने की कोशिश करी है, ध्यान से बस देखना है। यहाँ पर ये फोरलिम का पिक्चर है। फोरलिम समझते हो ना, विंग्स के अंदर जो हड्डी है उसको, उसी का पिक्चर है फोरलिम। तो फोरलिम में देखिए ये ह्यूमरस हड्डी है ऊपर वाला, और इधर से स्कैपुला है, सभी हड्डी है भाई, सभी हड्डी का नाम है। इधर से नीचे से कैरकोइड है, ठीक है, और ये बीच वी शेप्ड वाला कौन है, हमारा स्टेरेनम, ये ऊपर में जो अभी मैंने दिखाया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे स्टेरेनम है। अभी देखो स्टेरेनम से कौन मसल्स जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे स्टेरेनम से पेक्टोरलिस जुड़ा हुआ है, और पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस माइनर क्या करता है, पेक्टोरलिस माइनर क्या करता है आपको मैंने बताया, अपवर्ड और डाउनवर्ड का काम करता है, रेज करने का, लोअर करने का काम करता है, ठीक है। देखिए पेक्टोरलिस जो होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये जो कैरकोइड मसल्स है वो अपवार्ड करने में मदद करता है। तो डाउन, अब पंख है ऊपर नीचे तो करेगा ना, तो डाउनवर्ड करने के लिए कौन सा मसल्स जिम्मेदार है, तो डाउनवर्ड करने के लिए पेक्टोरलिस मसल्स जिम्मेदार है, और अपवर्ड करने के लिए यहीं पे कैरकोइड में ये जो ब्लू कलर के मैंने बनाया है वो वाला मसल्स जो है ये भी जोड़े हुए रखता है दोनों को, ये जिम्मेदार है अपवर्ड करने के लिए। तो दोनों मसल्स का फंक्शन याद रखिएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि इसका नाम क्या है, बीच में एक रेड कलर का डॉट मैंने बनाया है, उसका नाम है फोरमेन ट्राइओसम्स। तो इसका काम क्या है, तो आपने बचपन में या कहीं मूवी में एक कुआं देखा होगा, कुआं में एक पुली लगी हुई होती है, ठीक है, और वो जो पुली लगी हुई होती है उसमें रस्सी लगा हुआ होता है, रस्सी के नीचे बाल्टी होता है। अब बाल्टी को नीचे डुबकाते हैं, पानी ऊपर लाते हैं, ऐसे घींचते हैं, तो पुली घूम रहा होता है। वही वाला काम ये फोरमेन ट्राइओसम्स करता है। यहाँ पर ये लगा हुआ है लाल का, और ये ऐसे घुमा रहा है, और ये घूमता है, जब उड़ता है ना तो ये घूमता है, ठीक है, और यही मैकेनिज्म आगे चल के हेल्प करता है उड़ने में, ठीक है, जितना बार फड़फड़ाएगा जितना बार घूमेगा फोरमेन ट्राइओसम्स। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब देखते हैं इनके आगे वाले पॉइंट्स पे। किल के बारे में इतना काफ़ी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फीदर्स, जैसा कि पता है फीदर्स बर्ड्स के बॉडीज़ पे प्रेजेंट होती है, एकमात्र ऐसा जानवर है जिनके बॉडी पे फीदर्स पाई जाती है। तो फीदर्स जो होता है, सबसे पहले फीदर्स का जो मेन फंक्शन होता है बॉडी को गर्मी देना, वार्म करना, और ये जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। क्लास एविस कैसे एनिमल हैं, वार्म ब्लडेड, मतलब एंडोथर्मिक एनिमल हैं, और इनका जो वार्म ब्लडेड नेचर है ना, कहीं ना कहीं ये भी सपोर्ट कर रहा है उड़ने में। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में एंजाइम्स होती है, और वो एंजाइम्स क्या करती है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, ज़्यादा। देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स की खास बात यह है कि इनको अपना एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या होता था कि जितने भी एनिमल्स थे वो टेम्परेचर, इन्वायरमेंट के अनुसार अपनी बॉडी को चेंज करते रहते थे। ठंडा आया तो बॉडी को उसके अनुसार चेंज किया, गर्मी आया तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत था। लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स का टेम्परेचर बॉडी का फिक्स्ड होता है कि नहीं, जैसे कि हम लोग का भी टेम्परेचर फिक्स्ड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है और कम एनर्जी खर्चा होता है, और इनमें बॉडी में एंजाइम्स पाई जाती है, और वही एंजाइम्स फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है, और एनर्जी होगा तो उड़ने में तो मदद करेगा ही, बिना एनर्जी के कैसे उड़ सकते हैं कोई भी, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने बताया ये गलत लिखा गया, यहाँ पे ट्राइसेप्स नहीं है, ठीक है, ट्राइसेप नहीं है, इसका सही स्पेलिंग है ट्राई और ट्राइसम्स। तो ट्राई मतलब 3 और सम्स मतलब क्या होता है, बोन्स। तो 3 बोन्स वहाँ पे जुड़ी हुई होती है।
यहाँ पे कितनी बोन जुड़ी हुई है, ये लाल वाला बिंदु पे देखो, ऊपर से ह्यूमरस है, इधर से स्कैपुला है और नीचे से कैरकोइड है। 3 बोन यहाँ पर जुड़ी हुई होती है और ये सिमिलर पुली वाला काम करता है, यहाँ पे घुमाने वाला, ठीक है। वही वाली यहाँ पर बात लिखी गई है। अब देखिए पर्चिंग जैसा कि मैंने बताया, जब भी ये पेड़ पे बैठेगा या टाड़ पे बैठेगा, कहीं पे बैठेगा तो पूरा जकड़ लेता है। और पर्चिंग जो करता है वो अपने हिंड लिम्ब के माध्यम से करता है। और ये फ्लेक्सोर टेंडोन्स इनमें पाई जाती है, फ्लेक्सोर टेंडोन्स पाई जाती है, जो कि इनको पर्चिंग करने में मदद करता है। और ये इतना अच्छा से पर्चिंग करते हैं ना, उसको पकड़े पेड़ पे बैठे बैठे ये सो जाते हैं, ठीक है। पेड़ को पर्चिंग कर लिया, अपना पैर से ऐसे जकड़ लिया और सो गए, मतलब काफ़ी देर तक रह सकते हैं। अब इनके जो पीछे वाली हड्डियाँ होती है, पाइगोस्टाइल इनके पीछे पाई जाती है, बॉडी के पीछे वाले टेल वाले रीजन्स में पाइगोस्टाइल प्रेजेंट होती है। पाइगोस्टाइल एक तरह की बोन है जो कि क्या करती है, बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जब भी ये फ्लाई कर रहा होता है वर्ड्स, तो ठीक है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन एयर। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, जैसे कि मैंने बोला, इनका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रेट है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। काफ़ी ज़्यादा हाई होने के कारण इनका जो बॉडी होता है कॉम्पैक्ट में हो जाता है और बट इफेक्टिव हो जाता है। इनका रेक्टम जो होता है काफ़ी छोटा होता है। रेक्टम मैंने बोला ना, इनका बॉडी पार्ट सब छोटा होता है, तो रेक्टम भी काफ़ी छोटा होता है। और मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने के कारण क्या होता है ना, ये वाला लाइन को समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फ्लाइंग एनिमल्स जितने भी वर्ड्स हैं, कांट एफोर्ड टू वेट डाउन विथ एक्सेस ऑफ वेसल लगेजेस। तो ये जो लगेज होता है, ये जो बॉडी में अगर मान ली जाए इनमें हाई मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म अगर हाई नहीं पाया जाता तो क्या होता है, इनकी बॉडी में ये खाना वगैरह जो खाते हैं बहुत दिन तक स्टोर करके रखते हैं, तो इनकी बॉडी का जो वेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में चला जाता, और ज़्यादा वेट होने के कारण ये पंछियाँ उड़ नहीं पाती। इसीलिए मेटाबॉलिज्म जल्दी जल्दी होता है, डाइजेशन वगैरह खाओ के पचा के निकाल देते हैं और बॉडी हल्का हो जाता है, उड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म रीजन ज़्यादा होता है। ये वाला लाइन जो है ध्यान रखिएगा, फ्लाइंग एनिमल्स कांट अफोर्ड टू वेट डाउन विद द एक्सेस ऑफ लगेजेस, ठीक है। ये तो समझते हो ना, वही जो निकालता है खाने के बाद, पचने के बाद वही जो निकालता है उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट रिस्पायरेशन भी उड़ने में मदद करती है, ये भी एक तरह का एडेप्टेशन है। इनके अंदर रिस्पायरेशन की जो ऑर्गन होती है, लंग्स के थ्रू ये लोग अपना सांस लेते हैं। लंग्स जो होता है वो वेंट्रल साइड में शिफ्टेड होता है, रहता है, डोर्सल साइड में नहीं होता है। वेंट्रल मतलब नीचे वाले साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि एक तरीके का ये भी एडेप्टेशन है। अगर डोर्सल में रहता तो फिर बॉडी तो थोड़ा हो जाता, क्या हो जाता, भारी हो जाता ना। तो इनका जो लंग्स होता है वो डोर्सल साइड में ना होकर के वेंट्रल साइड में होता है, जिसकी माध्यम से इनका बॉडी, डोर्सल वाला रीजन हल्का होना चाहिए, अगर वो भारी हो गया ना तो उड़ने में दिक्कतें आ जाएगी। इनका जो लंग्स होता है वो एयर आउट फ्रॉम लंग्स, जैसे ही लंग्स से एयर बाहर निकलता है वह फिर क्या होता है, वही सभी एयर ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस इवन इन होलो बोन्स। वही एयर जितनी भी बॉडी में स्पेस प्रेजेंट होती है, जैसे ही वो लंग्स से बाहर निकला, ये वाला लाइन समझिएगा, लंग्स से जैसे ही एयर बाहर निकलता है, उसके बाद क्या होता है, जितनी भी खाली जगह है, स्पेस वर्ड की बॉडी में प्रेजेंट होती है, वहां पे सारा एयर भर जाता है। ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। और इतना ही नहीं, वो जो मैंने बताया था न्यूमेटिक बोन के अंदर जो बोन, खोखली बोन होती है, वहां पे भी एयर घुस जाता है और एयर सैक बन जाता है। और ये जो एयर है वगैरह है वो उड़ने में फर्दर मदद करता है, ठीक है। हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। बॉडी अगर ज़्यादा गर्मी हो तो बॉडी को गर्मी, देखिए बॉडी अगर ज़्यादा, तो टेम्परेचर तो आप लोग जानते ही होंगे, कभी ज़्यादा गर्मी कभी ज़्यादा ठंडा, तो वो जो बॉडी के अंदर का जो एयर होगा वो हमेशा फेवरेबल एयर होगा, ठीक है, जो कि इनको अच्छा देगा, जो कि इनके लिए अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, वर्ड का जो रिस्पायरेशन होता है, वर्ड जो सांस लेता है वो
उड़ते समय ज़्यादा इजीली लेता है एज कंपेयर टू ऐसे लोकोमोशन करते टाइम। तो ये वाला लाइन याद रखिएगा, वर्ड ब्रीथ मोर इजिली ड्यूरिंग फ्लाइट। उड़ते टाइम वर्ड का रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज मूवमेंट ऑफ विंग्स रेस्पायरेशन बाय कंप्रेसिंग एंड डायलेटिंग एयर सैक्स। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो बोलेंगे कि बिकॉज मूवमेंट ऑफ विंग्स का मूवमेंट होता है, उससे एयर सैक्स वगैरह भर जाता है और आराम से रिस्पायरेशन बाय कंप्रेसिंग करता है, मतलब रिस्पायरेशन आराम से लेता है एंड डिलिएटिंग एयर सैक्स एंड डायलेटिंग एयर सैक्स, एयर वगैरह अंदर में छुपा लेता है, रख लेता है। एक बहुत बड़ी बात है, इनका जो आइज होता है ब्रेन से बड़ा होता है, ठीक है। अगर किसी वर्ड्स का ब्रेन निकाल के देखो और वर्ड का आई निकाल के देखो तो आई ज़्यादा बड़ा होगा ब्रेन से, ठीक है। तो ये भी एडेप्टेशन जो है बहुत बढ़िया है उड़ने की मदद से, ठीक है, न ज़्यादा भारी न ज़्यादा हल्का। एबिलिटी टू एकोमोडेट रैपिडली का आँख ब्रेन से बड़ा है। अब इसका फ़ायदा क्या है, आँख का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि नहीं यार, इनका आँख बहुत विज़न अच्छा होता है, तो ये दूर से अपने प्रेडेटर्स वगैरह को देख लेते हैं और उड़ जाते हैं। तो आँख का बहुत अपने आप में फंक्शन होता है, लेकिन इनका जो आइज़ है ब्रेन से बड़ा है, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, इनमें एक ऐसे एडेप्टेशन एबिलिटी पाई जाती है, एबिलिटी टू एकोमोडेट रैपिडली। कहने का मतलब इन तरह का ऐसा एडेप्टेशन है जिससे ये रैपिडली अपने आप को एकोमोडेट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या करना है, ठीक है। एक तरह का ऐसा एबिलिटी एडेप्टेशन पाया जाता है जिससे ये एकोमोडेट रैपिडली कर सकते हैं, मतलब दूर की चीज़ों को आराम से अच्छे से देख सकते हैं और एकदम रैपिडली एकोमोडेट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं कि क्या आगे करना है, ठीक है। इनका जो रिएक्शन होगा ना एकदम रैपिड फायर होगा और दूर से ही अपने चीज़ों को समझ लेते होंगे, देखते होंगे इनको, गौर से देखिएगा, तुरंत एकोमोडेट करते हैं। जरा सा हम बचपन में क्या करते थे, कबूतर मेरे छत पे आता था, पकड़ने जाते थे, वो दूर से समझ आता था कि कोई आ रहा है, भागो भागो, भाग जाता था थोड़ा सा देखने की देरी होती थी इसको। तो इस तरीके से ये बोल सकते हैं एबिलिटी टू अकोमोडेट रैपिड। तो एकोमोडेट का एक और भी मीनिंग होता है एडजस्टमेंट। तो इस तरीके से इन्होंने एडजस्टमेंट कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सिंगल ओवरी, इनमें सिंगल ओवरी पाई जाती है जिससे बॉडी हल्का होता है और उड़ने में मदद करती है, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इतना काफ़ी होगा आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना लिख देंगे ना, चीज़ों को समझ गए होंगे तो आप लिख देंगे इनको 2-3 पेज में, काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।